हेलो गाइस, माय नेम इज वैष्णवी। तो आज हमारा न्यू टॉपिक है मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी के बारे में मेंडल्स का क्या कहना था या फिर मेंडल के क्या प्रिंसिपल थे, ये हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, जेनेटिक मटेरियल इज ट्रांसफर्ड इन इक्वल क्वांटिटी फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। ये जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, हमने पिछले वीडियो में देखा था। जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो पेरेंट्स टू प्रोजेनी इक्वल क्वांटिटी में ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी आर बेस्ड अपॉन दिस फैक्ट। ये जो प्रिंसिपल है हेरिडिटी का, जिस मेंडल ने दिया था, वो किस फैक्ट पे बेस्ड है वो देखेंगे। इफ both the parents are make equal contribution to inheritance of characteristics which characters will appear in the progeny। मतलब देखो, अगर ये जो प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी है ये कौन से फैक्ट पे बेस्ड है मैं बता रही हूँ। देखो कि पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स है वो इक्वली आ रहे हैं। कहाँ? प्रोजेनी में। प्रोजेनी में मतलब बेबी में। अगर दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर्स इक्वली प्रोजेनी में आ रहे हैं तो कौन से कैरेक्टर्स प्रोजेनी में अपीयर होंगे। मतलब देखो, एग्जांपल मैं समझाती हूँ कि एक फादर और मदर, तो और ये बेबी। ठीक है, तो फादर से देखो, हम एक कैरेक्टर लेंगे, एक कैरेक्टर का एग्जांपल लेंगे। ओके, तो फादर में समझो कैरेक्टर आया, हाँ, आई कलर। कौन सा है? आई कलर। फादर के आई कलर का कैरेक्टर इस बेबी में आ रहा है, और मदर के भी आई कलर। पर फादर का जो आई कलर है वो है ब्लैक, और मदर का जो आई कलर है वो है समझो ब्लू। क्या है? ब्लू। अगर फादर का ब्लैक है आई कलर और मदर का ब्लू, दोनों के ही आई कलर बेबी में आ रहे हैं, तो बेबी के आईज का कलर क्या होगा? कौन सा कैरेक्टर इस इनकी प्रोजेनी में अपीयर करेगा? ये ब्लैक वाला कैरेक्टर आएगा बेबी में या फिर ब्लू वाला अपीयर? तो आ तो दोनों ही रहे हैं, पर शो कौन सा होगा, दिखेगा कौन सा? ये इस मेंडल जी को, साइंटिस्ट को, इनको ये क्वेश्चन आया दिमाग में कि पेरेंट्स से और दोनों पेरेंट्स से सेम कैरेक्टर्स आ रहे हैं, इक्वल कंट्रीब्यूशन है, तो प्रोजेनी में कौन से कैरेक्टर्स अपीयर करेंगे? तो ये था इनका क्वेश्चन। तो इसी डायरेक्शन में फिर इनकी क्या हो गई? डिस्कवरी की डायरेक्शन हो गई। और ये जो साइंटिस्ट है, ये ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट है, जो ग्रीगर, क्या था? ग्रीगर जोहन मेंडल नाम था उनका। और ये ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट है, और इनका जो प्रोफेशन है, ये एक फादर थे। ठीक है, चर्च में फादर होते हैं ना, तो वो फादर है, फादर थे ये मेंडल जी। ठीक है, तो इनकी ये जो डायरेक्शन है स्टडी की, ये इस क्वेश्चन से शुरू हुई। ठीक है, तो क्या हुआ कि और उस टाइम लगभग 100 साल पहले इन्होंने ये सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे। कौन से एक्सपेरिमेंट्स किए थे वो हम आगे पढ़ने वाले हैं, पर ये जो एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने 100 साल पहले किए थे, वो एक्सपेरिमेंट्स आज भी चौंकाने वाले हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। मेंडल जी को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। all the Mendel's experiments were based upon the visible characters of pea plant। और ये जो ये मेंडल थे, साइंटिस्ट थे, इन्होंने इनके जो सारे एक्सपेरिमेंट्स थे, ये एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने किस प्लांट पे किए थे? पी प्लांट। पी प्लांट का जो साइंटिफिक नेम है क्या है? पाइसम सटाइवम, साइंटिफिक नेम। अब आप बोलो कि पी प्लांट ही तो पी प्लांट लिख देते तो क्या होता? पाइसम सटाइवम लिखने की क्या जरूरत है? तो पाइसम सटाइवम ये एक पी प्लांट का साइंटिफिक नेम है। अब साइंटिफिक नेम क्या होता है? देखो, सारे देखो, कुछ प्लांट्स के नेम्स जो है वो रीजन वाइज चेंज होते हैं। जैसे अगर आप हमारे यहाँ इंग्लिश में देखो, इसे पी प्लांट कहते हैं, हिंदी में कुछ और कहते होंगे, मराठी में कुछ और, गुजराती में कुछ और, तमिल में कुछ और। ये तो ये सारे नेम्स तो ये रीजन के हो गए। तो एक नेम होना चाहिए ना। जैसे अगर हम कहीं और चले गए, दूसरे देश में चले गए, तो उन्हें ये पी का मतलब, पी प्लांट का मतलब पता नहीं होगा। अगर उन्हें इंग्लिश नहीं आती है तो उनको एक नाम, सारे पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में एक नाम, साइंटिफिक नेम सारे लोगों को पता होता है। क्या? पाइसम सटाइवम। अगर आप बोलोगे, आप किसी ऐसे कंट्री में जा रहे हो जहाँ किसी को
इंग्लिश नहीं आती या फिर हिंदी नहीं आती या फिर कोई और रीजनल लैंग्वेज आपकी नहीं आती, तो उन्हें कौन सी लैंग्वेज समझेगी? पाइसम सटाइवम, साइंटिफिक लैंग्वेज। तो सारे ही जो फ्रूट्स हो गए, प्लांट्स हो गए, तो इन सब के साइंटिफिक नेम होते हैं, ठीक है। जैसे ये पी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या होगा? पाइसम सटाइवम, ठीक है। तो पाइसम सटाइवम पी प्लांट का साइंटिफिक नेम है, ठीक है। तो मेंडल्स ने कुछ विजिबल कैरेक्टर्स लिए थे पाइसम सटाइवम के। कौन से कैरेक्टर्स? विजिबल कैरेक्टर्स के ऊपर जो हमें बाहर से दिखते हैं। जैसे एक प्लांट है, ठीक है, समझो ये प्लांट है। देखो मेरी ड्राइंग पे कभी शक मत करना, बड़ी अच्छी ड्राइंग बनाती हूँ मैं, ठीक है। समझो ये फूल हो गया, इसका फ्रूट कैसे बनाएंगे? चलो ये फ्रूट हो गया, क्या है ये? पाइसम सटाइवम, ठीक है। समझो ऐसे भी होते ना, तो ये है पाइसम सटाइवम। तो पाइसम सटाइवम का फ्लावर, लीफ, पॉड, पॉड मीन्स ये क्या बोलते हैं इसको? फ्रूट। ये फ्रूट है, फ्रूट का ये कवर है, कवर को पॉड बोलते हैं, और इसके अंदर फ्रूट है। मटर देखा है ना, तो वही मटर है, ठीक है। तो ऐसे जो कैरेक्टर्स हमें बाहर से दिखते हैं उन कैरेक्टर्स को हम विजिबल कैरेक्टर्स कहते हैं। तो इन विजिबल कैरेक्टर्स पर ही उन्होंने स्टडी किया था। अब कौन से विजिबल कैरेक्टर्स थे? ये फ्लावर का कलर हो गया, या फिर प्लांट की हाइट हो गई, या फिर ये जो पॉड है, पॉड का कलर हो गया, या फिर पॉड का शेप हो गया, और उसके बाद सीड कलर हो गया, सीड शेप हो गया। ये सारे कैरेक्टर्स इन्होंने ऐसे कैरेक्टर्स लिए जो बाहर से दिखते हैं। अब देखो कौन से कैरेक्टर्स लिए थे वो हम पढ़ने वाले हैं। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स आर एज फॉलोज। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हम देखेंगे। तो कौन से कैरेक्टर्स हम मेंडल ने कौन से कैरेक्टर्स के बेसिस पर क्या स्टडी किया था? अपना प्रिंसिपल किन कैरेक्टर्स पे बेस्ड था इनका प्रिंसिपल, ये हम पढ़ेंगे। तो दिस कैरेक्टरिस्टिक्स आर एज फॉलोज। कौन से कैरेक्टर्स है? देखो ये कैरेक्टर्स है, 7 कैरेक्टर्स के ऊपर इनका प्रिंसिपल जो है वो बेस्ड था, ठीक है। तो कुछ कैरेक्टर्स देखो, 7 कैरेक्टर्स लिए। कौन से 7 कैरेक्टर्स? शेप ऑफ सीड, कलर ऑफ सीड, उसके बाद कलर ऑफ फ्लावर, शेप ऑफ पॉड, पॉड मतलब ठीक जो फ्रूट है उसका ऊपर का जो कवर होता है वो पॉड। पी प्लांट देखा है ना, मटर का वो छिलका, ठीक है। कलर ऑफ पॉड, पोजीशन ऑफ फ्लावर, हाइट ऑफ प्लांट, ठीक है। तो ये 7 कैरेक्टर्स थे। उनमें से देखो कैरेक्टर सेम है। सीड, अब देखो सीड का कलर, शेप ऑफ सीड का शेप लिया है राउंड और व्रिंकल्ड। अब राउंड सीड क्या होते हैं? डोमिनेंट होते हैं। डोमिनेंट का मतलब क्या होगा? हो गया देखो, डोमिनेंट मतलब ऐसे कैरेक्टर्स जो एक्सप्रेस होते हैं। अब और रेसेसिव कैरेक्टर्स मतलब जो एक्सप्रेस नहीं होते हैं, जो सप्रेस होते हैं। देखो अब मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ। जैसे हमारे घर में किसकी ज्यादा चलती है? मम्मी की चलती है ना, या नहीं ज्यादा देखो पापा नहीं होते तब मम्मी की चलती है, पर पापा हुए तो मम्मी की नहीं चलती, पापा की चलती है ना। जैसे देखो अब कोई कैरेक्टर है, डोमिनेंट और रिसेसिव मैं समझा रही हूँ आपको। ये डोमिनेंट और रिसेसिव, कौन सा कैरेक्टर ले रहे हैं हम? शेप, सीड का शेप ले रहे हैं। राउंड डोमिनेंट है और रिंकल जो है वो रिसेसिव है। अगर किसी देखो एक ये प्लांट है, ये फर्स्ट प्लांट और ये सेकंड प्लांट, ठीक है। इनमें से हम सीड का शेप ले रहे हैं, ठीक है, सीड का शेप। तो एक प्लांट है जो डोमिनेंट है और एक है रिसेसिव। इसमें रिसेसिव कैरेक्टर है और इसमें डोमिनेंट कैरेक्टर है। किसके लिए? सीड के शेप के लिए। तो सीड का शेप इस प्लांट में है राउंड और इस प्लांट में है रिंकल्ड, ओके। तो एक प्लांट में है राउंड शेप और दूसरे प्लांट में है रिंकल्ड।
अब राउंड के लिए हम ले रहे हैं कैपिटल आर और रिंकल के लिए ले रहे हैं स्मॉल आर। रिंकल का मतलब अपने आपको समझ में आया होगा कि राउंड का जस्ट अपोजिट। कुछ सीड्स जो है पी प्लांट्स के वो कैसे होते हैं, थोड़े से ऐसे सिकुड़े हुए होते हैं, तो वो सीड्स है वो रिसेसिव कैरेक्टर में आते हैं, रिंकल्ड उसे कहते हैं। और जो गोल होते हैं पूरे गोल उन्हें हम राउंड कहते हैं। ठीक है, तो देखो ये एक प्लांट है और ये दूसरा प्लांट है, इसमें है रिंकल्ड और ये है राउंड, कैपिटल स्मॉल। अब प्रोजेनी, इनकी प्रोजेनी में ये भी आएगा, राउंड भी आएगा, और ये क्योंकि ये जो पेरेंट्स से प्रोजेनी में इक्वल कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं, तो राउंड भी आया, कैपिटल आर भी आया, स्मॉल आर भी आया। अब इनमें एक्सप्रेस कौन करेगा, कैपिटल आर। अगर कैपिटल आर हुआ तो स्मॉल आर एक्सप्रेस नहीं होगा। क्या एक्सप्रेस होगा, कैपिटल आर। तब अगर तो स्मॉल आर कब एक्सप्रेस होगा, स्मॉल आर जब दोनों ही पेरेंट्स के पास रिसेसिव कैरेक्टर्स हो गए। देखो होंगे, ये तो राउंड है। अब दूसरा प्लांट ले रहे हैं हम, समझो ये दूसरा प्लांट है, तो इस प्लांट में भी सीड का जो कैरेक्टर है वो रिसेसिव ही है, स्मॉल आर है, और ये दूसरा प्लांट है इसमें भी स्मॉल आर है। तो इससे कौन सा कैरेक्टर आएगा, कौन सा डोमिनेट या रिसेसिव, जो है वो ही आएगा ना। तो ये रिसेसिव और ये भी रिसेसिव। अब दोनों ही रिसेसिव हो गए, ये भी रिंकल्ड ये भी रिंकल्ड, तो प्रोजेनी कौन सी बनेगी, रिंकल्ड। पर एक राउंड और एक रिंकल्ड हुआ तो कौन डोमिनेट होगा, डोमिनेट कौन करेगा, राउंड। रिसेसिव खुद को एक्सप्रेस नहीं करेगा। रिसेसिव ऑलवेज कब एक्सप्रेस करेगा, दोनों ही रिसेसिव होंगे, दोनों ही स्मॉल होंगे, तभी रिसेसिव खुद को एक्सप्रेस करेगा। अगर दोनों राउंड हुए तो प्रोजेनी भी राउंड होगी। एक राउंड और एक रिंकल्ड हुआ तो राउंड ही एक्सप्रेस करेगा। तो जो सीड है, ये जो प्लांट की सीड है, जो न्यू प्रोजेनी प्लांट होगा, उसकी सीड जो है वो कैसी होगी, राउंड ही होगी, राउंड, क्योंकि राउंड वाला खुद को एक्सप्रेस करेगा। राउंड डोमिनेंट होता है और डोमिनेंट वाला ही एक्सप्रेस करता है। इनमें तो इस प्रोजेनी में क्या होगा, ये जो प्रोजेनी बन के आई है, तो इसमें क्या होगा, इसके सीड जो है वो राउंड होंगे। क्या होंगे, राउंड, क्योंकि इसमें दोनों ही डोमिनेंट है। और इस प्रोजेनी में क्या होगा, इसमें जो सीड्स आएंगे वो कैसे होंगे, रिंकल्ड, रिंकल्ड। समझ में आया, समझ में आया क्या, हाँ। तो ये हो गया राउंड, डोमिनेंट और रिसेसिव का कॉन्सेप्ट समझ में आया। डोमिनेंट क्या होता है और रिसेसिव क्या होता है। तो सीड, शेप ऑफ सीड में जो राउंड कलर के जो सीड्स होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं, और उसके अपोजिट रिसेसिव कौन से होते हैं, रिंकल्ड, सिकुड़े हुए सीड्स। ओके, इसके बाद देखो कलर ऑफ सीड, सीड का कलर अगर येलो हुआ तो वो होगा डोमिनेंट, और रिसेसिव ग्रीन, ग्रीन कलर के सीड्स हो गए रिसेसिव। इसके बाद देखो कलर ऑफ फ्लावर, फ्लावर का पर्पल जो कलर है, पर्पल कलर, वो होगा डोमिनेंट, और व्हाइट कलर होगा रिसेसिव। इसके बाद शेप ऑफ पॉड, पॉड का शेप इन्फ्लेटेड हुआ तो वो होगा डोमिनेंट, और कंस्ट्रिक्टेड हुआ तो रिसेसिव। अब इन्फ्लेटेड क्या होता है, इन्फ्लेटेड होता है ऐसा सीधा, ठीक है, और कंस्ट्रिक्टेड मतलब अपने कुछ पॉड्स ऐसे देखे होंगे, सीड के ऊपर ऐसे होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कंस्ट्रिक्टेड। तो कंस्ट्रिक्टेड जो पॉड है वो शेप वो क्या होगा, रिसेसिव, और जो इन्फ्लेटेड है वो होगा डोमिनेंट, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ कैरेक्टर है कलर ऑफ पॉड। पॉड का कलर अगर ग्रीन हुआ तो डोमिनेंट, और येलो कलर रिसेसिव, ठीक है। और इनको ये रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल जी कैपिटल जी। तो देखो इसके बाद पोजीशन ऑफ फ्लावर, फ्लावर की पोजीशन एक्सिलरी पोजीशन हुई तो वो होगा डोमिनेंट, और टर्मिनल पोजीशन हुई तो होगा रिसेसिव। अब एक्सिलरी पोजीशन क्या होती है, देखो ऐसा एक समझो ऐसा फ्लावर है, सॉरी एक प्लांट है, ठीक है, प्लांट। अगर फ्लावर की पोजीशन एक्सिलरी हुई, मतलब एक्सिलरी मतलब ये जो फ्लावर्स है ऐसे साइड साइड में निकले, ठीक है, तो इस पोजीशन को हम एक्सिलरी पोजीशन कहते हैं। और इनको आगे बढ़ने के लिए ऐसी जगह, ये हो गई एक्सिलरी पोजीशन। और टर्मिनल पोजीशन क्या होती है, समझो ये है प्लांट,
प्लांट में एकदम टर्मिनल पर अगर फ्लावर आ रहे हैं, ठीक है, तो ये है टर्मिनल पोजीशन, फ्लावर की टर्मिनल पोजीशन होना ये एक रिसेसिव कैरेक्टर है, और एक्सिलरी पोजीशन होना एक डोमिनेंट कैरेक्टर है, ठीक है। इसके बाद हाइट ऑफ प्लांट की हाइट, टॉल हाइट वाले प्लांट डोमिनेंट होंगे और ड्वार्फ हाइट वाले प्लांट रिसेसिव होंगे। समझ में आया? तो ये सारे कैरेक्टर्स थे 7 कैरेक्टर्स, इनके बेस पर ही मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। तो हम अब मेंडल का एक्सपेरिमेंट देखेंगे, ओके। हाँ, तो अब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखेंगे, मेंडल ने किस टाइप से एक्सपेरिमेंट किया था ये हम देखेंगे, ठीक है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब क्या होता है, देखो, इन दिस एक्सपेरिमेंट मेंडल ब्रॉट अबाउट द क्रॉस बिटवीन पी प्लांट with only one pair of contrasting characters। मेंडल ने ये जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है इसमें सिर्फ 1 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए थे, और इस टाइप के क्रॉस को मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोला जाता है, ठीक है। तो कौन से पेयर लिए थे इन्होंने? एक पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के ली थी, कौन सी? प्लांट हाइट, तो प्लांट की हाइट ली थी। पेरेंटल जनरेशन में इन्होंने प्लांट की हाइट ली थी। तो फिनोटाइप क्या था? अब देखो, फिनोटाइप और जीनोटाइप। फिनोटाइप मतलब क्या होता है? जो कैरेक्टर हमें बाहर से दिखते हैं उन्हें हम फिनोटिपिक कैरेक्टर्स कहते हैं। जैसे प्लांट टॉल है या फिर ड्वार्फ है, हमें बाहर से दिखेगा ना, तो ये हो गया फिनोटाइप। और जीनोटाइप मतलब ऐसे कैरेक्टर्स जो हमें बाहर से नहीं दिखेंगे। तो कैपिटल टी है इनका जीनोटाइप, या फिर स्मॉल टी है, ये हमें बाहर से दिखेगा क्या? नहीं। अब ये टॉल है तो हम कैपिटल टी वाला ले रहे हैं, या फिर टॉल वाला, तो ये भी हो सकता है ना, कैपिटल टी और स्मॉल टी। डोमिनेट कौन कर रहा है? कैपिटल टी, तो ये प्लांट भी टॉल ही हो गया, तो हम कैपिटल टी वाला जीनोटाइप ले रहे हैं, ठीक है। तो जीनोटाइप कैपिटल टी। अब इनके बनाएंगे गैमिट्स क्या होते हैं? देखो, ये जो पेयर में है अलील्स बोलते हैं इन्हें, तो ये जो जीनोटाइप है पेयर में है, तो इन्हें सेपरेट किया जाता है। एक गैमेट में सिर्फ एक ही कैरेक्टर जाएगा, ठीक है। कैपिटल टी अलग गैमेट में और ये अलग। तो देखो, यहाँ पे 2 कैपिटल टी वाले गैमेट्स बनेंगे, दोनों सिमिलर बनेंगे, इसलिए हम एक ही कैरेक्टर ले रहे हैं, कैपिटल टी। और इसमें कौन सा गैमेट बनेगा? स्मॉल टी। दोनों ही स्मॉल टी है, तो सिमिलर हो जाएंगे, तो हम एक स्मॉल टी ले रहे हैं, ठीक है, गैमेट। तो इनकी जब क्रॉस होगी इन 2 प्लांट्स की, ये फर्स्ट टॉल प्लांट और ये ड्वार्फ प्लांट, तो इन दोनों की जब क्रॉस होगी तो इनकी प्रोजेनी कैसी आएगी? इनकी प्रोजेनी की जो है, ये है जीनोटाइप, वो कैसा होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। तो कैपिटल टी जब कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा तो प्लांट कैसा होगा? कैपिटल टी एक्सप्रेस करेगा, क्योंकि कैपिटल टी क्या होता है? डोमिनेंट होता है, टॉल वाला डोमिनेंट होता है, ड्वार्फ खुद को एक्सप्रेस नहीं करेगा। तो प्लांट की हाइट कैसे रहेगी? प्रोजेनी की टॉल ही रहेगी, पर इनका गमिट कैसा है? कैपिटल टी स्मॉल टी। पेरेंट में भी एक टॉल था, पर इसका ये जो पेरेंट का जीनोटाइप था वो क्या था? कैपिटल टी। पर इनकी जो प्रोजेनी आ रही है, प्रोजेनी भी टॉल ही है, पर क्या है? इनका जो जीनोटाइप है वो डिफरेंट है, किनसे? पेरेंट से, ठीक है। तो अब इनकी सेल्फिंग करेंगे, जो भी प्लांट्स इनकी देखो प्रोजेनी आ रही है, तो प्लांट इन 2 प्लांट से मिलकर जो प्रोजेनी आएगी, सिर्फ एक प्लांट पे सिर्फ एक ही सीड होगा क्या? नहीं ना, बहुत सारे सीड होंगे। तो उन सीड्स की उनको फिर उगाएंगे और उन सीड्स की फिर से सेल्फिंग करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, पेरेंटल जनरेशन 2। अब दूसरी पेरेंटल जनरेशन मतलब इन 2 प्लांट से जो जनरेशन आई है, ये जनरेशन, अब इनकी सेल्फिंग करेंगे, तो ये पेरेंटल जनरेशन 2 हो गई। तो पेरेंटल जनरेशन 2 सेल्फिंग इन F1। अब इनकी फिर से सेल्फिंग करेंगे, कौन से? तो ये फर्स्ट पेरेंट कैपिटल टी स्मॉल टी, ये सेकंड पेरेंट कैपिटल टी स्मॉल टी। ये टॉल ये हो गया फिनोटाइप, और जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये दोनों ही सेम क्यों लिए? क्योंकि हम ये जो इन पेरेंट से जो प्रोजेनी आई है इनकी सेल्फिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है वो प्रोजेनी, ठीक है। अब इनकी जो प्रोजेनी है, इन पेरेंट्स की प्रोजेनी, ठीक है, इनकी प्रोजेनी, ठीक है। अब इनकी प्रोजेनी क्या आती है? देखो, गैमेट्स हमने सेपरेट कर लिए, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है।
और कैपिटल टी एंड स्मॉल टी इनकी भी। अब इनकी सेल्फिंग करेंगे ऐसे ही, एक बॉक्स बनाना है और बॉक्स में देखो फर्स्ट फिलियर जनरेशन, अब इनकी फर्स्ट फिलियर जनरेशन और ये हमारी क्या हो गई F2 जनरेशन और ये F1 जनरेशन। अब F2 जनरेशन एक रो में लेना है हमें मेल कैरेक्टर्स और एक कॉलम में लेना है फीमेल कैरेक्टर, और अब इनकी क्रॉसिंग करनी है, ठीक है। और देखो गैमेट्स जोड़ो, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो ये प्लांट कैसा होगा, दोनों ही कैपिटल है, प्लांट होगा टॉल। इसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी, ये प्लांट कैसा होगा, ये भी टॉल होगा क्योंकि एक कैपिटल टी है टॉल। इसमें एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, ये भी प्लांट कैसा होगा, टॉल होगा। और ये दोनों ही स्मॉल टी स्मॉल टी, तो प्लांट कैसा होगा, ड्वार्फ, इसमें होगा ड्वार्फ। दोनों ही स्मॉल टी है तो ड्वार्फ, प्लांट ड्वार्फ। तो ये हुई इनकी प्रोजेनी। देखो फर्स्ट पेरेंट, ये पेरेंट है टॉल एंड ड्वार्फ। देखो तो पेरेंट से जो प्रोजेनी आई वो सारे ही टॉल हो गए, सारे ही प्लांट्स टॉल हुए। पर टॉल प्लांट की फिर से हमने क्रॉस किया तो क्या हुआ कि टॉल प्लांट से फिर से हमें ड्वार्फ प्लांट देखने को मिल रहे हैं। देखो 3 टॉल आए और एक ड्वार्फ आया। तो देखो इनका फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है, तो ये मिटा देते हैं यहाँ से। तो इस प्रोजेनी का फिनोटिपिक रेशियो क्या है और जीनोटिपिक रेशियो क्या है, जीनोटिपिक रेशियो। नीचे जगह नहीं थी इसलिए मैं ऊपर लिख रही हूँ, ठीक है। और ये सारा कुछ मैंने लिखा है वो इसके नीचे है, ठीक है। जगह नहीं थी इसलिए मैंने उस तरफ लिख दिया। आपको आप अगर नोट्स बना रहे हो तो इसके नीचे ही लिखना ये सारा कुछ, ठीक है। तो फिनोटिपिक रेशियो, आउटर अपीयरेंस हम इन प्लांट्स का कैसे दिख रहा है, टॉल टॉल टॉल, 3 टॉल है और एक ड्वार्फ आया, मतलब फिनोटिपिक रेशियो क्या हो गया 3:1। ओके, तो 3:1 और 3 कौन से है, टॉल, 1 क्या है, ड्वार्फ, ड्वार्फ। और जीनोटिपिक रेशियो कैसे देखो, कैपिटल टी 1 दिख रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 दिख रहे हैं, देखो 1 2 एंड स्मॉल टी 1 दिख रहा है, मतलब जीनोटिपिक रेशियो क्या आएगा 1:2:1। जीनोटिपिक रेशियो क्या आएगा, फिनोटिपिक रेशियो 3:1 एंड फिनोटिपिक रेशियो 3:1 एंड जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1। ओके, तो ये हुआ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसके बाद हम देखेंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस। ओके।